नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे जौनपुर से खबर की, जहां पर पुलिस की बर्बरता का एक वीडियो सामने आया। महिला और लड़कियों को दौड़ा दौड़ाकर पीटा गया है। घायल अवस्था में महिला एसपी ऑफिस पहुंची। पीड़ित ने पुलिस पर पैसा मांगने का आरोप लगाया है। नेवड़िया थाना क्षेत्र के सितम सराय की ये पूरी घटना बताई जा रही है। बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर पुलिस की बर्बरता का ये वीडियो आपकी टीवी स्क्रीन पर। महिला और लड़कियों को दौड़ा दौड़ाकर पीटा गया। घायल अवस्था में महिला एसपी ऑफिस पहुंच गई और पुलिस के ऊपर पैसा मांगने का आरोप पीड़ित की ओर से लगाया जा रहा है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रही है। ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल पुलिस की बर्बरता का ये वीडियो है। महिला और लड़कियों को दौड़ा दौड़ाकर पीटा गया है। तो ये तस्वीर आप देखिए किस तरह ये पुलिसकर्मी डंडे बरसाता हुआ लड़कियों को, महिलाओं को दौड़ा दौड़ाकर पीटा। इसने आरोप पीड़ित की ओर से लगाए जा रहे हैं कि पुलिस वाले ने पैसा मांगा। एसपी ऑफिस में घायल अवस्था में पीड़ित महिला पहुंची। नेवड़िया थाना क्षेत्र के सितम सराय की पूरी घटना है। जौनपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पुलिस की बर्बरता का एक वीडियो सामने आया है। महिला और लड़कियों को दौड़ा दौड़ाकर पीटा गया है। तो पीड़ित ने पुलिस पर पैसा मांगने का आरोप लगाया है। नेवड़िया थाना क्षेत्र के सितम सराय की घटना है। संवाददाता राजन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजन, क्या है ये पूरा मामला? जी बिल्कुल पराग, आपको बता दें कि नेवड़िया थाना क्षेत्र के सीतम सराय बाजार की घटना है और जो पीड़िता है वो एसपी ऑफिस पहुंची हुई है न्याय के लिए। उनका साफ तौर पे कहना है कि जो पुलिस वाले हैं वो उनसे जो है हफ्ता मांगते थे 1000 रुपए, और जिसको न देने पे उन लोगों की बर्बरता पूर्वक पिटाई की गई, जिसका ये वीडियो भी सामने आया हुआ है। महिलाओं को चोट भी काफी लगी है। जो लड़कियां हैं उनके भी हाथ फटे हुए हैं, रोते भी लगते लोग पहुंचे हुए हैं। लेकिन एसपी के न रहने पर अभी लोग उम्मीद लगा के बैठे हैं कि एसपी आएंगे, जिनसे न्याय की उम्मीद लगाए हुए हैं फिलहाल। लेकिन ये वीडियो सामने साफ तौर पे देखा जा सकता है पुलिस किस तरह से बेरहमी से लोगों की पिटाई कर रही है। लेकिन राजन, किस बात का पैसा मांग रहा था पुलिस वाला? आखिर किस बात का पैसा, क्यों रुपयों की मांग की जा रही थी? जी बिल्कुल, जिस तरह से महिला ने आपको बताया कि पुलिस जो है वो हफ्ता मांग रही थी। पुलिस का कहना था कि 1000 रुपए आप जो है हमें हफ्ता दीजिए, क्योंकि आप दुकान चलाते हैं यहाँ पे, तो उसका आपको जो है हमें पैसा देना पड़ेगा। और तो उसी को लेकर जो पैसा मांग रही थी पुलिस, जिसके बाद महिला उन्हें पैसा नहीं दे पाई। तो महिला रोने लगी कि उस वक्त कोरोना के चलते जो है उसका पैसे नहीं है, उसकी दुकानदारी नहीं चल रही है। तो इसी बात से नाराज होकर पुलिस वालों ने उनकी पिटाई की है। ठीक है, पुलिस का पक्ष क्या है इसमें राजन? पुलिस वाले जो इसमें आरोपी हैं वो क्या कह रहे हैं? जी देखिए, आरोपी जो पुलिस वाले हैं वो तो मीडिया सामने नहीं आया है, लेकिन जो पुलिस के अधिकारी हैं वो भी कोई कार्यालय में नहीं थे, क्योंकि आज लॉकडाउन है तो हर अधिकारी जो क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। महिला भी एसपी ऑफिस इसी उम्मीद में पहुंची है कि एसपी ऑफिसर से न्याय मिलेगा, एसपी साहब कोई कार्रवाई करेंगे। फिलहाल एसपी के न मिलने से अभी महिला वहीं पर बैठी हुई है और उम्मीद लगाए बैठी कि एसपी आएंगे तो उसे न्याय मिलेगी। कितने इसमें लोग पीड़ित हैं? महिला, लड़कियां बताई जा रही हैं और कुछ पुरुष भी हमें नजर आ रहे हैं। कितने लोग इसमें पीड़ित हैं राजन? जी इसमें 4 लोग जो है, 2 लड़कियां हैं और 2 महिलाएं हैं जो कि घायल हैं। गंभीर रूप से 2 लड़कियां घायल हैं जिनके हाथ फट गए हैं, साथ ही उनके सर में चोट लगी है। एक महिला का पैर भी फ्रैक्चर हुआ है और जो 4 लोग जो है गंभीर रूप से घायल है और न्याय की उम्मीद लगाए हुए एसपी कार्यालय के पास पहुंची हुई है। कब से रुपयों की मांग की जा रही थी पुलिस कर्मियों की ओर से? कोई ऐसी जानकारी अभी तक पीड़ित की ओर से मिली है? और क्या अभी तक कोई पैसा दिया भी क्या है? क्या पहले से पैसा देते चले आ रहे थे पुलिस वालों को? जी बिल्कुल, पीड़िता ने बताया कि हर हफ्ते 1000 रुपए लेते थे और इस बार जैसे कोरोना काल चल रहा है, कोविड-19 की वजह से दुकानदारी अच्छी नहीं चल रही, जिसके लिए पैसा देने में असमर्थ थे और इस बार इस हफ्ते वो पैसा नहीं दे सके। और इसी बात से नाराज होकर जो सीतम सराय चौकी के सिपाही हैं वो जो है महिलाओं को लाठी डंडे से बर्बरतापूर्वक पीटे हैं। जी क्या कह रहे हैं एसपी साहब इस मामले पर, क्योंकि एसपी ऑफिस से पहुंची थी महिला? फिलहाल एसपी से हमारी बात नहीं हुई क्योंकि एसपी साहब मौके पे नहीं थे और जैसे ही वो आते हैं उसके बाद हम उनका पक्ष भी जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कार्रवाई करते हैं पुलिस वालों के खिलाफ। लेकिन अगर ये बात सच है जो आरोप पुलिस वालों पर लग रहा है हफ्ता वसूली का, तो ये अपने आप में शर्म की बात है राजन। और पुलिसकर्मियों की ऐसी करतूत अगर कैमरे में कैद होती है और अगर बिना वजह महिलाओं को पुलिसकर्मी डंडे बरसा रहा है तो फिर अपने आप में शर्मनाक है पुलिस के लिए।
जाहिर सी बात है कि बहुत ही शर्मनाक बात है। तो योगीराज में इस तरह से पुलिस जो है गुंडा बन गई है, हफ्ता वसूल रही है और साथ ही महिलाओं के ऊपर लाठीचार्ज कर महिलाओं को पीट रही है। जिस तरह से वीडियो भी सामने और महिलाएं भी घायल है और न्याय की आस में एसपी कार्यालय पहुंची हुई है, लेकिन अभी तक किसी अधिकारी के न मिलने से उसमें क्या कार्रवाई हो रही है या फिर महिलाओं को किस हद तक न्याय मिलेगा, ये बात अभी खुल के सामने नहीं आ पाई है। राजन, कितने ये पुलिस वाले हैं और कौन से थाने के या चौकी के हैं? ये नेवरिया थाना क्षेत्र का सीतम सराय पुलिस चौकी है, वहाँ के ये जो है सारे पुलिसकर्मी बताए जा रहे हैं। महिला का आरोप है कि वहीं के पुलिसकर्मी है सीतम सराय चौकी की, और ये लोग हफ्ता मांगते थे। 1000 रुपए हफ्ता न देने के कारण जो है इन महिलाओं की बर्बरतापूर्वक पिटाई की गई है। बाकी और भी कोई ऐसे आसपास लोग हैं, दुकानदार हैं जिनसे हफ्ता वसूली करते रहे हो? जी अब देखिए, जिस तरह से अगर एसपी इस मामले को गंभीरता से लेते हैं और गंभीरता से उनको लेना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से वीडियो सामने आया है पिटाई करते हुए, तो जब इसकी जांच कराएंगे तो कहीं ना कहीं ये खुल के सामने आएगा कि पुलिस वाले आस पड़ोस और भी जितने दुकानदार उनसे भी हफ्ता जरूर वसूलते होंगे। और अपने आप में ये बड़ी बात तो राजन है ही, इस मामले की जांच अब एसपी स्तर पर भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर इन पुलिस वालों के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं वो सही है तो फिर जाहिर तौर पर इन पुलिस कर्मियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि बाकी पुलिस वालों को भी ये सबक मिले कि आगे से किसी गरीब को परेशान ना करें। जी बिल्कुल पराग, ये बिल्कुल बहुत ही अहम है और होता भी है कि पुलिस एसपी को चाहिए कि जल्द से जल्द ऐसे पुलिस वालों के ऊपर कार्रवाई करें, जिससे एक मैसेज जाए कि और भी जो पुलिसकर्मी है वो इस तरह से जो है हफ्ता वसूलियां और जो जनता को परेशान करने का काम न करें। पराग, राजन, फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन आप नजर रखिएगा इस खबर पर। अगर कोई भी बयान पुलिस अधिकारियों की ओर से दिया जाता है, एसपी साहब की ओर से दिया जाता है, तो वो हम अपने दर्शकों को आपके जरिए जरूर सुनाएंगे और क्या कुछ रहेगा इस पूरे मामले पर अपडेट वो भी हम दर्शकों को बताएंगे। आप इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखिए। फिलहाल के राजन आपका बहुत शुक्रिया। तो ये तस्वीरें आप देखिए, दरअसल अब ये वीडियो वायरल हो रहा है। ऐसा आरोप है इन पुलिसकर्मियों के ऊपर कि हफ्ता वसूली करते थे और लॉकडाउन की वजह से आमदनी जब दुकानदार की नहीं हुई तो महिला ने उनको पैसा नहीं दिया, उसके बाद पिटाई महिला की डंडों से की है इन पुलिस वालों ने। ये तस्वीर आप देखिए, अब ये वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि अभी तक इस पूरे मामले को लेकर जिले के कप्तान की ओर से कोई आधिकारिक तौर पर बयान सामने नहीं आया। जांच पड़ताल होगी, किस तरीके से होगी, अब ये देखने वाली बात होगी और आरोप जो लग रहे हैं क्या वो सही साबित होते हैं। तो आपने सुना किस तरह से रो रही हैं, बिलख रही हैं, चीख रही हैं और खुद को बचाने की गुहार लगा रही हैं महिलाएं, जिनको पुलिस वाले निर्मम तरीके से पीट रहे हैं। जमीन पर लिटा लिटाकर और दौड़ा दौड़ाकर महिलाओं को पीटा गया है। बढ़ते आगे, पीएम के मन की बात पर राहुल गांधी ने तंज कसा। नीट और जेईई पर चर्चा चाहते थे छात्र, ये राहुल गांधी ने कहा। खिलौने पर मन की बात कर गए पीएम मोदी, ये भी अपने ट्वीट में राहुल गांधी ने लिखा है। तो राहुल गांधी का ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री पर तंज कसा है। मन की बात कार्यक्रम में आज देश को संबोधित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किया गया था और ऐसे में राहुल गांधी ने पीएम के मन की बात को लेकर ये ट्वीट किया है और साथ ही ये लिखा कि खिलौने पर खेल गए हैं पीएम मोदी, जबकि नीट और जेईई परीक्षा को लेकर छात्र संवाद करना चाह रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनप्रतिनिधियों के साथ गोरखपुर में सर्किट हाउस के एनेक्सी भवन में बैठक की। बैठक के बाद बाहर निकले नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा कि बहुत अच्छी बैठक रही। मुख्यमंत्री ने अलग अलग सबसे बातचीत की। जब उनसे अभियंता को हटाए जाने के विवाद के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आप उसे भी बात क्यों कहते हैं। लोकतंत्र में अपनी बात रखने का सबको अधिकार है, यह अधिकार सभी को मिला हुआ है और इसे विवाद न कहकर संवाद कहें तो ज्यादा बेहतर है। जब नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह और उनका विरोध करने वाले सहजनपा विधायक शीतल पांडे, कैंपियरगंज विधायक फतेह बहादुर सिंह, ग्रामीण विधायक विपिन सिंह
पिपराइच विधायक महेंद्र पाल सिंह बाहर निकले तो एक साथ फोटो खिंचवाने की बात सुनते ही फतेह बहादुर, विपिन सिंह और महेंद्र पाल सिंह तेजी से पीछे की ओर लौटे और अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से चले गए। इंसेफ्लाइटिस से, बुखार से मृत्यु दर एक 95% कम हो गया। उसके बारे में उन्होंने कहा जानकारी सब लोगों को बताइए, आप अपनी उपलब्धियां बताइए। और बाढ़ की समस्याओं को पूछा। फिर हमने गडकरी साहब से जो सड़कों की मांग की थी उसके लिए उन्होंने पूछा कहाँ से मांग थी, वो सारी चीज़ें पूछी। तो ओवरऑल फिर उन्होंने कहा कि यूनाइटेड रहिए आप लोग, और 10 दिन में जो गोरखपुर की छवि है उसको ज़रा आप लोग संभालिए, ठीक करिए, आपस में सब लोग एक दूसरे के साथ समझदारी के साथ है। मुख्यमंत्री जी प्रदेश की समस्याओं को लेकर, प्रदेश क्यों मैं कहूँ, हम लोग गोरखपुर के हैं, ये बैठक गोरखपुर की हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी गोरखपुर के जनपद की समस्याओं के बारे में सभी माननीय विधायकों से और धैर्य के साथ और सबको समय देकर के विस्तार से बहुत आज पूरे सुखद माहौल में वो दिख रहे थे, संतोष के चेहरे पर थी। और सारी व्यस्तता के बावजूद उन्होंने 1 घंटा हमारे गोरखपुर शहर की जल निकासी क्या है, बांसबंदी की समस्या क्या है, सड़कों की स्थिति क्या है, हाई टेंशन वायर का क्या कहानी है, जो शहर में गोरधैये नाले हैं और जो बिछिया का नाला है उसकी क्या समस्या है। उनके करीबियों के खिलाफ प्रशासन की सख्ती का दौर लगातार जारी है। अभी रामपुर में बने आजम खान के हमसफर रिसोर्ट के कुछ हिस्सों को ध्वस्त करने के लिए प्रशासन ने नोटिस जारी किया ही था। अब लखनऊ नगर निगम सपा सांसद की बहन निखत अफलाक के बंगले का आवंटन निरस्त करेगा। इस संबंध में नोटिस जारी कर दिया गया है। लखनऊ नगर निगम की ओर से निखत के बंगले पर भी नोटिस की एक कॉपी चस्पा कर दी गई। रिवर बैंक कॉलोनी में स्थित करीब 6000 फीट का ये बंगला लखनऊ नगर निगम की ओर से वर्ष 2007 में निखत अफलाक को किराए पर आवंटित किया गया था। निखत के रामपुर स्थित आवास पर भी लखनऊ का बंगला खाली करने के लिए नोटिस की कॉपी पोस्ट के जरिए भेजी गई है। नोटिस में कहा कि आवंटी बंगले में नहीं रहती हैं, बंगला खाली पड़ा है। इस पूरे मामले में हैरान करने वाली बात यह भी है कि निखत इतने आलीशान बंगले का किराया महज 1000 रुपये देती है। लखनऊ नगर निगम ने नोटिस का जवाब देने के लिए निखत को 1 सप्ताह का समय दिया है। हमारे संवाददाता खुर्रम निजामी ने आजम खान की बहन निकहत अफलाक के घर का जायजा लिया। सपा सांसद आजम खान एक बार फिर सुर्खियों में हैं और इस बार वजह बनी है उनकी बहन निखत अखलाक, जिन्हें रिवर बैंक कॉलोनी के 2/1 जो A2/1 है वो घर अलॉट हुआ है। और ये घर क्यों अलॉट हुआ ये हम आपको बता दें। ये घर अलॉट हुआ है क्योंकि वो जौहर यूनिवर्सिटी जो है, जो उसका कामकाज देखती हैं, वो उसकी ट्रेजरार हैं। रामपुर प्रशासन ने शनिवार को ही आजम खान का जो हमसफर रिजॉर्ट था उसका कुछ हिस्सों बुलडोजर चलाने का नोटिस जारी किया था। और अब ये जो घर बताया जा रहा है निखत के रामपुर स्थित आवास पर, लखनऊ का बंगला खाली करने के लिए भी नोटिस भेजा जा चुका है। और कहा कि नोटिस में कहा गया कि आवंटी बंगले में नहीं रहती हैं, बंगला खाली पड़ा है, लिहाजा उनको 1 हफ्ते का समय दिया है इस पोजीशन को हैंड ओवर करने के लिए। लखनऊ नगर निगम ने सपा सांसद की बहन है निखत अखलाक, उनके आवंटन को, जो उनका बंगला आवंटन को निरस्त कर दिया है। और लखनऊ नगर निगम ने ये नोटिस रामपुर भी भेज दी है। और माना जाए तो ये वजह क्या है इसकी पूरी, क्योंकि ये जो 2007 में ये अलॉट हुआ था निखत अखलाक को, जब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे और आजम खान अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर थे, उस वक्त ये हुआ था। अब इस बंगले को खास बात हम बताते हैं। ये बंगला देखिए 6000 स्क्वायर फीट में बना हुआ है और जाहिर सी बात है इसका आलिशान आप देख सकते हैं। हालांकि बंगला खाली है, अंदर कोई नहीं है। घंटी बनाने की कोशिश की तो वो नहीं बजी, शायद बिजली भी कट चुकी है। और इसका किराया कितना होगा आप सोचिए। ये हार्ट ऑफ द सिटी है रिवर बैंक कॉलोनी और इसका किराया मात्र 1000 रुपये महीना है। जी हाँ, मात्र 1000 रुपये महीना है। यानी 2007 से 13 साल से निखत अखलाक के कब्जे में ये है, जो कि आजम खान की बहन है। मात्र 1000 रुपये महीना वो देती हैं और इस पर अब योगी सरकार की निगरानी हो गई है और उनको खाली करने के लिए 1 हफ्ते का समय दिया गया है। कहा गया है कि बंगले में आप नहीं रहती, लिहाजा इसको आप खाली कर दीजिए, अन्यथा हमको कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो अब देखना यह है कि आजम खान पर जिस तरीके से योगी सरकार मेहरबान है, आगे क्या क्या होता है। क्योंकि रामपुर में जो हमसफर रिजॉर्ट हो या उनके और चीज़ें हैं, उन सबको कागज़ के तौर पर देखा जा रहा है और
वो योगी आदित्यनाथ जो कि मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उनके तगड़ी स्कैनिंग पर हैं। तो एक बार ये बंगला जो है ये एक बार फिर आई ऑफ द स्टॉर्म बन गया है। और अब देखना है कि आजम खान जो कि इस वक्त जेल में बंद हैं, अपनी पत्नी तंजीम फातिमा जो कि राज्यसभा सांसद और बेटे अब्दुल्ला आजम जो कि पूर्व विधायक हैं, वो सब बंद हैं जेल के अंदर। और अब निखत अखलाक जो कि रामपुर सांसद आजम खान की बहन है, उन पर नजर इनायत हुई है योगी सरकार की और बंगले खाली करने के लिए कहा गया है। 1 हफ्ते का समय दिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट हरिओम के साथ खुर्रम निजामी, इंडिया न्यूज, लखनऊ। उधर लखनऊ में मुहर्रम को लेकर पुलिस प्रशासन की तैयारी शुरू हो गई है। मुहर्रम को लेकर क्या व्यवस्था है, इंडिया न्यूज संवाददाता खुर्रम निजामी ने जायजा लिया। इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना मुहर्रम होता है। उस मुहर्रम की आज 10वीं तारीख है और इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि आज के दिन करबला में सब शहीद कर दिए गए थे। आज के दिन आखिरी शहादत हुई थी और आज का दिन वो होता है जब मुस्लिम समुदाय सड़कों पर निकल करके अपना मातम बनाता है, ताज़ियत करता है और ताज़िया को करबला में दफन करता है। लेकिन कोरोना काल के चलते इस बार ताज़िया ना उठ पाई, ना ही जुलूस निकालने की इजाज़त दी गई। इस वक्त मैं खड़ा हूँ विक्टोरिया स्ट्रीट, जो कि लखनऊ का ये एक वो सड़क है जहाँ से गुजरता है। अगर हम पिछले साल की बात करें तो ये वो सड़क थी जो आज़ादारी से लबरेज थी और यहाँ पर लोग आज़ादारी कर रहे थे, मातम बना रहे थे, जुलूस निकाल रहे थे, ताज़ियात कर रहे थे। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है। सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट की हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरे इलाके में सिक्योरिटी को डिप्लॉय किया गया है। पुलिस है, जो यहाँ के आला पुलिस अधिकारी हैं वो लगातार गश्त पर हैं। आप देख सकते हैं घोड़े पर सवार भी हैं और साथ में आप देखिए सामने तो पीपी किट पहने एक सफाई कर्मचारी भी है जो सैनिटाइज लिया हुआ है और साथ में पुलिसकर्मी भी हैं जो कि पूरा मुस्तैद हैं। और हर तरफ पूरा जो ये इलाका है वो हर तरफ पुलिस तैनात है। अगर हम दिखाएं आपको दूसरी तरफ तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर पुलिस की तैनाती है। आप देख सकते हैं पूरा हम दिखाएंगे, मैं वीडियो जर्नलिस्ट हरिओम उनसे मैं कहूँगा कि ये पूरा दिखाए तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे पुलिस मुस्तैद खड़ी है। तो ये बताता है कि ना तो प्रशासन की इजाज़त दी गई और ना ही इलाहाबाद हाई कोर्ट और ना ही सुप्रीम कोर्ट ने इसका इजाज़त दी। हालांकि ये कोशिश ज़रूर की गई थी लेकिन इजाज़त नहीं मिली है। हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी अपने फैसले में कहा हमें बेहद अफसोस और दुख है कि हम इजाज़त नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन हालात कुछ ऐसे हैं कि इजाज़त नहीं दी जा सकती है। वहीं प्रशासन ने साफ तौर पे कह दिया है कि ना जुलूस निकलेगी ना ताज़िया। हाँ, मजलिस आप जरूर पढ़ सकते हैं लेकिन घर के अंदर पढ़िए। 7 इमाम बाड़े को आइडेंटिफाई किया है, वहाँ महज 6 लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मजलिस पढ़ सकते हैं। और मौलाना कल्बे जवाद जो बड़े उलेमा हैं उन्होंने भी अपील की है सारे आज़ादारियों से जो आज़ादारी करते हैं, जो शिया समुदाय है, मुस्लिम समुदाय है, उनसे अपील की है कि आप नियमों का पालन करते हुए घर में करिए। हालात सुधरेंगे तो अगले साल हम सब लोग और जोश के साथ और उत्साह के साथ इस गम के मौके को शिरकत में तब्दील कर सकेंगे और आज़ादारी भी करेंगे और ताज़ियत भी करेंगे। तो अब देखना यह है कि आज अभी तक की सब कुछ सुकून से चल रहा है, यानी कि लोगों को बात समझ में आ गई है कि माहौल जैसा है उसके हिसाब से ही हमें अपना रिलीजियस सेरेमनी उसको भी करना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट हरिओम के साथ खुर्रम निजामी, इंडिया न्यूज़, लखनऊ। उधर महाराजगंज में भी कोरोना की रोकथाम के लिए 100 बेड के महिला अस्पताल को शासन की ओर से स्वीकृति के बाद L2 श्रेणी का बनाया जा रहा है, जिसमें 10 बेड का ICU तैयार हो गया है और कार्य तेजी से किया जा रहा है। CMO का कहना है कि कोरोना उपचाराधीनों की बढ़ती संख्या में तेजी से हो रहे इजाफे को देखते हुए गंभीर मरीजों के लिए 100 बेड का L2 श्रेणी का अस्पताल तेजी से बनाया जा रहा है, जिससे जिले के गंभीर कोरोना रोगियों को बड़ी सहूलियत मिल पाएगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने वाराणसी में बौद्धिक उद्बोधन किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में जीवन जीने का जो तरीका है वो प्रकृति के अनुकूल नहीं है। प्रकृति का उपभोग करने की मनुष्य की प्रकृति के दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं, इसलिए प्रकृति के संरक्षण की जरूरत है। प्रकृति संरक्षण के लिए प्रकृति वंदन कार्यक्रम के तहत DAV इंटर कॉलेज में ऑनलाइन सभा हुई, जिसमें सरसंघचालक ने कहा कि प्रकृति के साथ सद्भाव में रहना हमारी भारतीय संस्कृति परंपरा का अभिन्न और अनूठा हिस्सा है। पर्यावरण यह शब्द आजकल बहुत सुनने को मिलता है और बोला भी जाता है।
और उसका एक दिन मनाने का भी यह जो कार्यक्रम है वह भी अर्वाचीन है। उसका कारण है कि अभी तक दुनिया में जो जीवन का तरीका था या है, अभी भी बहुत मात्रा में है, प्रचलित है, वो तरीका पर्यावरण के अनुकूल नहीं है। वो तरीका प्रकृति को जीतकर मनुष्य को जीना है, ऐसा मानता है। वो तरीका प्रकृति मनुष्य के उपभोग के लिए है। अब बात कानपुर की पनकी पुलिस ने की बड़ी नाकामी एक देखने को मिली है। पनकी थाने के लॉकअप से मुजरिम ने वीडियो बनाया, वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो में मुजरिम खुद को निर्दोष बता रहा है। तो पनकी थाने का ये मामला है जहां पर एक मुजरिम ने वीडियो बनाया है। वीडियो में मुजरिम खुद को निर्दोष बता रहा है। तो पनकी थाने के लॉकअप से मुजरिम ने एक वीडियो बनाया है जिसमें वो खुद को निर्दोष बता रहा है। ये वीडियो आप देखिए। एक मुजरिम जो पनकी थाने के लॉकअप में बंद है वो खुद को निर्दोष बता रहा है। एक वीडियो उसने बनाया है और इस वीडियो को वायरल किया है। ये बड़ी खबर आपको बता रही है। कानपुर से बड़ी खबर जहां पर पनकी पुलिस की एक बड़ी नाकामी। लॉकअप के अंदर एक मुजरिम ने वीडियो बनाया और इस वीडियो में खुद को निर्दोष वो बता रहा है। इस वीडियो को उसने वायरल किया है। कानपुर नगर पनकी थाना क्षेत्र का निवासी हूँ। मैं पंडित अभिषेक चौबे कानपुर नगर पनकी थाना क्षेत्र का निवासी हूँ। मेरे ऊपर लोगों ने राजनीति के तहत तमाम मुकदमे पहले लिखा चुके हैं जिनमें मैं बेकसूर था। मुझे न्यायालय ने हर मुकदमों में दोषमुक्त पाया। मेरे विरोधियों ने राजनीति और रंजिश के तहत मुझे फिर से एक गलत मुकदमे में फंसाने का प्रयास किया है। मेरी जान को अत्यंत खतरा है। मैं समाजवादी पार्टी से जिला उपाध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी रहा। अब सत्ता में सरकार न होने की वजह से लोग मेरे साथ अत्यंत गलत कर रहे हैं। मेरे विरोधियों ने मेरी हत्या की साजिश रची है। मुझे पुलिस के द्वारा पकड़ करके पनकी थाने लाया गया है। निर्दोष पकड़ करके पनकी थाने लाया गया है। मेरी जान को खतरा है। और हाँ, तो आपने सुना, खुद को समाजवादी पार्टी का ये नेता भी बता रहा है और साथ ही ये भी कह रहा है कि जो मेरे ऊपर आरोप है वो निर्दोष है। मुझे मारने की साजिश है, विरोधियों की, मेरे खिलाफ ये साजिश की गई है। अब बात लखनऊ की। पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। 25,000 का इनामी जितेंद्र उर्फ जितेश गिरफ्तार हुआ है। एक बदमाश मौके से फरार हो गया। हसनगंज थाना क्षेत्र में ये मुठभेड़ हुई। अधिकारी की हत्या में वांछित चल रहा था ये बदमाश। आईएम रोड पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान जो प्रशासनिक अधिकारी हसनगंज में जो घटना हुई थी उसका मुख्य आरोपी गिरफ्तार हुआ है। उसके ऊपर 25,000 का इनाम भी घोषित था। हम आपको कुछ तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि ये घटना स्थल है। इस जगह पर पुलिस ने घेराबंदी की थी जिसमें बाइक सवार 2 बदमाश जा रहे थे। उस दौरान जो है पुलिस पर जो फायरिंग हुई थी, फायरिंग के दौरान पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की तो उसमें एक बदमाश घायल हुआ जिसको गिरफ्तार किया गया, लेकिन दूसरा फरार हो गया। हम आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे। ये जो आप असला भी देख सकते हैं यहाँ पर पड़ा हुआ है। पुलिस ने उसको भी अपने कब्जे में लिया है। और यहाँ पर जो मौके पर जो इस क्षेत्र की डीसीपी हैं, डीसीपी उत्तरी शालिनी जी भी यहाँ पर मौजूद हैं और पुलिस टीम भी यहाँ पर। हम उनसे बात भी करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो पूरी घटना रही है कैसे क्या कुछ जानकारी लगी थी, जानकारी के बाद जो इसकी गिरफ्तारी हुई है किस तरीके से उसकी गिरफ्तारी की गई और जो आरोपी फरार है उसके लिए क्या कुछ किया जा रहा है। हम ये जो मुठभेड़ हुई है, मुठभेड़ के दौरान ये क्या कुछ सूचना मिली थी और ये जो आरोपी था किस मामले में फरार चल रहा है?
देखिए, अभी कुछ दिन पहले कबीर मठ में एक प्रशासनिक अधिकारी के कार्यालय में 3 लोगों ने घुस के गोली चलाई थी, जिनके दौरान इलाज मृत्यु हो गई थी। उसी में ये 2 अभियुक्त वांछित थे, जितेंद्र और प्रेम सिंह। सूचना थी कि यहाँ क्योंकि इनका घर है पीछे के आने की इनकी संभावना है, तो उसी में यहाँ घेराबंदी करके पुलिस खड़ी थी। जब पुलिस को देखा उनको कुछ संदेह हुआ कि यहाँ कुछ शायद लोग खड़े हैं, तो उन्होंने यहाँ कट से गाड़ी मोड़ने की कोशिश की। उसमें गाड़ी मोड़ने की कोशिश में गाड़ी स्लिप करी और एक गिर के यहाँ भागने लगा और भाग गया है। मोस्ट प्रॉब्ली जो भागा है वो शायद प्रेम सिंह है, और जो अभी पकड़ा गया है उसने अपना नाम जितेंद्र बताया है। जिस तरीके से पूरी घटना हुई थी, बताया जाता है कि इसमें शिष्य नहीं पूरी घटना रची थी, तो अभी क्या कुछ इसमें अभी तक निकल के आया है? देखिए, घटना तो बिल्कुल खुलासा हो चुका है कि अंदर जो है कुछ कारणों से और कुछ पैसे के विवाद के कारण और कुछ उनको जो भी अंदर उनकी समस्याएं थी उनके कारण उन्होंने लेके उनके ये पूरा प्लानिंग किया है और इनको मारने का प्रयास किया गया था, जिनके दौरान मृत्यु हुई थी और इन्हीं कारणों से उनको प्रहार किया गया। अच्छा, जो आरोपी फरार हुआ उसकी कब तक क्या कुछ अंदेशा की गिरफ्तारी कर ली जाएगी? देखिए, निश्चित रूप से हम लोग लगातार जो है अपनी टीम हमारी लगी हुई है। अभी भी जहां भागा है उस तरफ भी हम लोगों ने अपना अलग अलग टीम भेजी है और चेकिंग किया जा रहा है। तो प्रयास है कि जल्दी ही गिरफ्तार किया जाएगा, जैसे ही और जो इनपुट्स मिलते हैं उसके आधार पर। तो क्या कुछ इस टीम को इनाम भी दिया जा रहा है? देखिए, ये वांछित था, 25,000 का इनाम इस पर घोषित किया गया था, तो इसको 25,000 इनाम दिया जाएगा। तो जिस तरीके से जो बदमाश गिरफ्तार हुआ है, गिरफ्तार करने के साथ साथ जो दूसरा मूल आरोपी था उसको भी जल्द गिरफ्तार करने का दावा किया जा रहा है। फिलहाल जो टीम थी उस टीम को 25,000 इनाम देने की भी घोषणा की गई है। लखनऊ से मोहम्मद कलीम, इंडिया न्यूज़। तो फिलहाल इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन से मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़। I'm from TCS. I'm from Wipro. We are from NIET. Join #1 rank institute, NIET Greater Noida. Get future ready. उसके पास एक बंदूक। जब घर बैठे हैं तो बेकार के चैट ग्रुप्स तो बनेंगे ही। जब बेमतलब के चैट ग्रुप शो टाइम की बत्ती लगा दें, फैमिली के खतरनाक फूफा जी को ऐड करते हैं। शो टाइम पे बकवास उठाओ, स्प्राइट उठाओ। उत्तर प्रदेश के औद्योगिक इकाइयां और करोड़ों कामगार आज आत्मनिर्भर होने की राह पर हैं। राज्य सरकार ने आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार कार्यक्रम लागू कर 1.25 करोड़ लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया है। श्रमिकों का स्किल मैपिंग कर अब तक 50 लाख से अधिक लोगों को सूक्ष्म, लघु एवं बृहत औद्योगिक इकाइयों में रोजगार की व्यवस्था की जा चुकी है। जब से मेरा रोजगार यहाँ कंपनी में खुला है, तब से मुझे काम मिल गया, अपने बच्चे लोगों को और अपना पेट पाल रहे। आज प्रदेश की 7.97 लाख औद्योगिक इकाइयां क्रियाशील हो चुकी हैं। इनमें से 7.66 लाख MSME इकाइयों को 22,296 करोड़ का ऋण दिया जा चुका है। सरकार के अनुकूल कदमों के फलस्वरूप पेप्सिको ने 800 करोड़ रुपए तक का निवेश करने का मन बना लिया है। इसी प्रकार IT कंपनी माइक्रोसॉफ्ट भी ग्रेटर नोएडा में 4,000 कर्मचारियों की क्षमता का कैंपस स्थापित करेगा। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के लाखों रेहड़ी पटरी वालों के व्यवसाय के लिए प्रति दुकानदार प्रति पटरी 10,000 रुपए का ऋण दिया जा रहा है। हर एक श्रमिक की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा की गारंटी लेने के साथ हर हाथ को कार्य मिल सके, हर घर में रोजगार उपलब्ध हो सके, इस दृष्टि से सरकार कार्य कर रही है। सरकार और नागरिकों के इस अनोखे तालमेल से आज उत्तर प्रदेश कोरोना पे विजय पाकर विकास की नई राहें बनाने की ओर अग्रसर हो चला है। इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड टाटा स्काई के चैनल नंबर 550 पर उपलब्ध है। आई नीड अ क्लीन घर। हाइजीन इज इम्पोर्टेंट, हाँ, और इंटीमेट एरिया की हाइजीन मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि कभी गर्मी कभी पीरियड्स, इसीलिए मुझे चाहिए कुछ इफेक्टिव पर नेचुरल, जैसे क्लीन एंड ड्राई वॉश जो करे pH नेचुरली बैलेंस, रखे जर्म से प्रोटेक्टेड और मुझे फ्रेश और अंदर से हैप्पी। सच्ची सहेली, सच्ची सहेली, सच्ची सहेली। कितनी बार बता चुकी हूँ कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं की नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। आज ही नजदीकी मेडिकल स्टोर से सच्ची सहेली आयुर्वेदिक सिरप अपने घर ले आएं।
बड़ी खबर के प्रस्तुत करता है सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। सह प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। मन की बात में पीएम मोदी की अपील, कहा लोकल खिलौनों के लिए वोकल बनना है, कोरोना काल में नागरिकों में अपने दायित्व का एहसास। कोरोना महामारी पर सीएम योगी का बयान, कहा दुनिया कई देशों में भारत के हालात बेहतर, पूर्वांचल में दिमागी बुखार काफी हद तक रुक गया। आजम खान के बाद बहन निकहत अफलाक पर एक्शन, 13 साल पहले अलॉट 6000 स्क्वायर फीट के बंगले का आवंटन रद्द करेगी यूपी सरकार। जौनपुर में पुलिस की बर्बरता का वीडियो आया सामने, महिला और लड़कियों को दौड़ा दौड़ाकर पीटा, पीड़ित ने पुलिस पर पैसा मांगने का लगाया आरोप। ग्रेटर नोएडा में रेव पार्टी पर पुलिस का एक्शन, 7 विदेशी पुरुष और 4 विदेशी युवतियां गिरफ्तार, 300 बोतल विदेशी ब्रांड की बियर, शराब और 7 लग्जरी गाड़ियां बरामद। गाजियाबाद में सीए और एनआरसी को लेकर हुए बवाल का आरोपी परवेज अहमद गिरफ्तार, पीएफआई का सक्रिय सदस्य है परवेज, दंगों में थी अहम भूमिका। हमारी खास पेशकश, एक अफसर ऐसा भी। होनहार पिता के होनहार पुत्र असीम अरुण। असीम जी आजकल 112 में पोस्टेड हैं, बहुत सारे नए काम करने के लिए जाने जाते हैं, हमेशा कुछ नया करना चाहते हैं। असीम सर और मैडम, आपका इंडिया न्यूज़ में बहुत स्वागत है। सर मुझे ये बताइए कि इस समय कोविड चल रहा है और 112 से बहुत सारे लोग आपसे मदद मांगना चाहते हैं। मैं एक तो ये जानना चाहता हूँ कि कोई ऐसी घटना आपको याद हो जब कोई फ़ोन आपके पास आया हो, कोई परेशान हो और उसकी मदद 112 ने की हो, तो आप ज़रा दर्शकों को बताइए। ये जब लॉकडाउन की शुरुआत हुई तो शुरू के 4-5 दिन ऐसे रहे कि लॉकडाउन तो हुआ, लेकिन सरकार की और स्वयंसेवी संस्थाओं की व्यवस्था खाना, दवाई आदि पहुंचाने की बन रही थी जी। तो उस बीच में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि क्या 112 की पीआरवीज इसको देख सकती हैं। तो हमने आकलन किया और हमने कहा सर ज़रूर हम लोग इसको देख लेंगे। और उसके बाद में इसका मुख्यमंत्री जी ने कई बार अनाउंसमेंट भी किया और अदरवाइज़ भी कहा गया। तो हमारे पास बहुत सारे कॉल आने लगे कि हमको खाने की ज़रूरत है, दवाई की ज़रूरत है। और उस समय कई कॉल ऐसे कुछ मन को विचलित करने वाले भी आए कि एक महिला, मुझे विशेषकर याद है, उन्होंने कहा कि मेरे पति बाहर हैं और मेरी उनसे फ़ोन से बात भी नहीं हो पा रही, मेरे 3 बच्चे हैं और हमारे घर पे खाने को कुछ भी नहीं है 2 दिन से, और पीछे बच्चों के रोने की आवाज़ भी आ रही थी। तो उस कॉल को सुन के मन बहुत ख़राब हुआ और जैसी व्यवस्था बनाई गई थी तो तुरंत पीआरवी भेजी गई और उनको खाना, बच्चों के लिए दूध, मिल्क फूड आदि ये सब चीज़ें दी गई। ऐसे कई सारे कॉल थे जो उस समय मन को ख़राब करते थे कि ऐसा हो पा रहा है, देते थे वो कहीं ना कहीं, दे रहे थे। लेकिन ये भी संतोष है कि हम आधे घंटे के अंदर उसको हल भी कर पा रहे थे। सर पूरे प्रदेश की चुनौती रही होगी, पूरे प्रदेश से कॉल्स आ रही होंगी, तो उसका कोऑर्डिनेशन भी बहुत कठिन काम है क्योंकि 24/7 लोगों को अपेक्षा रहती है कि 112 पे अगर हम कुछ अपनी बात कहते हैं तो वहाँ से हमें हेल्प ज़रूर मिलेगी। तो अगर हम आंकड़ों की संख्या में देखें तो कितने लोगों की, ऐसे लोगों की आप लोग मदद कर पाए हैं या आने वाले समय में, क्योंकि कोविड तो अभी फ़िलहाल चल रहा है, आपके मन में कोई नया आइडिया आया है या आप कुछ और नया करना चाहते हैं? पहले आकलन करें कि कितना काम हमारा बढ़ा या घटा। जी एग्जैक्टली। जो हमारे पास फ़ोन आते हैं 112 पे, उस पर हम अपनी गाड़ी को भेजते हैं, तो लगभग 15 से 16 हज़ार इवेंट्स हम बोलते हैं जिन पे हमारी पीआरवी जाती थी। लॉकडाउन और कोविड की पीक जब थी तो ये 35,000 40,000 तक
प्रतिदिन हम इवेंट्स हैंडल कर रहे थे, मतलब 3 गुना बहुत ज्यादा बढ़ गया हमारा काम लगभग हो गया था। तो कैसे कोऑर्डिनेशन होता अभी भी हमारा करीब 20-21 हज़ार है, मतलब जो 15 से 20 मतलब करीब 25% हायर पे हम काम कर रहे हैं। लेकिन कोई इसमें मुश्किल नहीं है क्योंकि हमारा सिस्टम बहुत मजबूत है। एक उसमें पहलू है फ़ोन सुनने का, दूसरा है गाड़ियों को भेज के रिस्पॉन्ड करने का। जो चुनौती आप देख रहे हैं हमारे मुख्यालय पे लगातार आ रही थी कि लोग पॉजिटिव हो जा रहे हैं, तो हमें बिल्डिंग को बंद करना पड़ा। पर अब हमने ऐसा विकल्प निकाल लिया है टेक्नोलॉजी से कि ऑफिस में हम बहुत ही कम लोग को बुलाते हैं। सभी संवाद अधिकारी और डिस्पैच ऑफिसर उनके घर पे कंप्यूटर या एक टैब दे दिया है। और यूँ समझें 650 लोग हमारे यहाँ काम करते हैं, उनमें से 500 के पास हम टैब और कंप्यूटर पहुंचा चुके हैं और वो ट्रेनिंग अपनी लगभग पूरी कर ली है। कुछ और करें, 2-3 दिन के अंदर हमारा 80% काम ऑफिस से ना होकर के घर से। तो मॉनिटरिंग कैसे होती है सर? मतलब जैसे अगर हम एक कॉल करते हैं 112 में, तो रिस्पांस टाइम कितना होता है उनका? जी, जब कोई नागरिक 112 पे कॉल करते हैं तो पूरे यूपी का अगर एवरेज देखें तो वो 10.5 मिनट का रिस्पांस टाइम हमारा आता है। मतलब कुछ शहरों में हम 5 मिनट 7 मिनट में पहुंच जाते हैं, गांव में 20-22 मिनट तक भी लगता है। तो भी बहुत ही अच्छा है 10.5 मिनट में। लेकिन अगर 30 मिनट के ऊपर हो जाता है तो हम ऑडिट करते हैं। मतलब 30 मिनट हमारा आउटसाइड लिमिट है कि इसके ऊपर हमारा नहीं जाना चाहिए। और पूरे दिन में देखें तो पूरे यूपी में ऐसे 10-12 कॉल हो जाते हैं, तो हम उसको ऑडिट करते हैं कि हमारे टेक्नोलॉजी की गलती है, व्यक्ति की गलती है, या बारिश हो रही थी, नहीं मतलब लोकेशन कभी-कभी नहीं मिलती है, कभी लोकेशन नहीं मिलती है। तो मतलब 30 मिनट से ऊपर तो हम नहीं जाने देते और पूरे स्टेट का एवरेज 10.5 मिनट है। सर अभी क्योंकि कोविड से लड़ाई तो चल रही है, तो कुछ नया आप जैसे आपने बताया कि सारे लोग घर से काम कर सकते हैं, उसके अलावा आप लोग क्या सोच रहे हैं? क्योंकि 112 का सीधे घरों तक अप्रोच है, हर जगह आप देखिए 112 की गाड़ियां आपको नजर आएंगी, तो उसमें बहुत सारे वीमेंस भी काम कर रही हैं और मैंस भी काम कर रहे हैं। तो कुछ नया आप प्लान कर रहे हैं कि हम और इसको इफेक्टिव कैसे बनाएं? 10.5 मिनट को हम 8 मिनट पे कैसे लेके आएँ, 7 मिनट पे कैसे कोई ऐसा कोई प्लान, कोई ऐसा कोई आइडिया? इसमें एक बड़ा प्लान ये है अभी कि नागरिकों के लिए तो हम सेवा दे रहे हैं, फ़ोन करते हैं, आ जाते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ पे प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनीज ने अपना अलार्म लगा रखा है, अच्छा, जैसे बैंक, फैक्ट्री, वेयर हाउस, उसका अगर अलार्म बजता है तो पुलिस कैसे जल्दी से पहुंचे, इसका कोई पुख्ता प्रबंध अभी तक नहीं है। हाँ। इसका उन्होंने प्रबंध बनाया है 112 लिंक के नाम से। सरकार के आदेश पे हमने 5 कंपनियों के साथ पायलट किया, पायलट पूरा हो गया और अब इसको हम पूरे बड़े पैमाने पे इसको लागू कर रहे हैं और जल्दी कोई इसका लॉन्च कार्यक्रम भी होगा। इसमें क्या होगा कि अगर अलार्म बजा लेट से एटीएम पे या बैंक पे, तो जो कंपनी है उनके पास अपने अलार्म रिसेप्शन सेंटर या कमांड सेंटर बने, वहाँ पे आएगा, वो चेक करेंगे कि ये ट्रू अलार्म है या फॉल्स अलार्म है। अगर ट्रू अलार्म है तो वो केवल कुछ अपने कंप्यूटर पे टाइप करेंगे क्योंकि हमने लिंक कर लिया है और सीधे हमारे पास उसका डिटेल आ जाएगा कि इस जगह पे अलार्म बजा। हमको 30 सेकंड लगेगा अपनी पीआरवी को बताने में। वो पीआरवी जो पहले से उस जगह को देख चुकी होगी, सर्वे कर चुकी होगी, तो विद इन 10 मिनट्स ऑफ अलार्म हमारी गाड़ी वहाँ पे पहुँच जाएगी। अच्छा सर, मैं ये बताइए मुझे कि आपका नाम असीम क्यों रखा गया? मेरा नाम असीम मेरी माँ ने रखा। अच्छा। और मैं उपन्यास तो भूलूंगा कौन सा, कोई बांग्ला साहित्य का उपन्यास था। अच्छा। उसमें जो मुख्य किरदार थे उनका नाम असीम था, और असीम नहीं औशीम रहा होगा अगर बांग्ला की बात करें। तो जिस उम्र का मैं हूँ उस समय असीम नाम बहुत कम, वही मैंने यूपी में होता था। अभी भी बहुत सारे अब फिर भी मिलते हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि आपने कब से सोचना शुरू किया कि नहीं आपको सिविल सर्वेंट बनना है? जी, क्योंकि मेरे पिताजी आईपीएस अफसर थे और बहुत सफल और महान आईपीएस अफसर थे, तो घर पे जब इतने बड़े आदर्श हों तो जाहिर बात है कि बच्चे आकर्षित होंगे। लेकिन जब मैं कॉलेज गया तो उसके बाद मेरा आकर्षण मीडिया की तरफ बढ़ा। उस समय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एक्सपैंड कर रहा था, एकदम शुरू 91 की बात होगी। तो 1 साल मुझे सौभाग्य मिला काम करने का, तो फिर मैंने अपना दोनों आकलन किए। फिर मैंने कहा नहीं, मेरी फर्स्ट चॉइस आईपीएस होगी और सेकंड चॉइस मीडिया होगी अगर आईपीएस में नहीं हो पाया तो फिर मन लगा के एग्जाम दिया और फिर हो गया। तो आप आईएएस नहीं बनना चाहते थे? आपके मन में आईएएस नहीं, मैं चार्म नहीं था? नहीं, चार्म तो आईएएस का अलग है, लेकिन चार्म और से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि मेरे अंदर कौन सी क्षमताएं हैं और उस नौकरी को कौन सी क्षमताओं की ज़रूरत है।
तो जो मेरी स्किल सेट है या जो मेरा मन करता था वो पुलिस से बहुत फिट होता था। मतलब आउटडोर वाला काम करना, चैलेंजेस देना, जो नई उम्र के लड़कों के शौक होते हैं, गाड़ियां, बंदूकें, वायरलेस सेट वगैरह। तो पुलिस की नौकरी लड़कों को बहुत पसंद आती है। जी ऑब्वियसली, क्योंकि जो सारे बचपन के खिलौने होते हैं उसी टाइप के रहते हैं, जीवन भर मिल जाते हैं। एग्जैक्टली। तो ये बताइए, पिताजी तो बड़े व्यस्त रहते होंगे, उनसे कभी किसी बात को लेके कभी डांट पड़ी हो या कभी उन्होंने बताया हो कि नहीं असीम ये काम ऐसे नहीं ऐसे करना है, या कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट, क्योंकि आपकी शिक्षा दीक्षा लखनऊ में हुई है, आप यहीं से पढ़े, यहीं से बड़े हुए, फिर दिल्ली गए आप? डांट तो ज़्यादा पापा नहीं डांटते थे, पापा नाराज होते थे तो चुप हो जाते थे। अच्छा, मतलब रूट से जाते थे। हाँ। और वो हमारे तो कितने दिन कभी रूठे रहे आप किसी बात से नाराज होकर? हाँ, और ऐसी कौन सी बात थी? ऐसा कई दिन हो जाता था कि रूठ जाते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे वो नॉर्मल भी आता था। और अच्छी बात ये थी कि वो टोकते थे, खूब टोकते थे कि नौकरी में आने से पहले जैसे पढ़ाई कर रहे हैं, सामान्यतः बच्चों को होता है, सुबह समय से नहीं उठे तो ऐसी बातों पर टोकाई होती थी। लेकिन जॉब में आने के बाद भी वो ज़रूर इशारा करते थे कि ये तुमने ज़्यादा तेज़ी दिखाई, ये गलती की, और इस तरीके से अब हालांकि ये हर बच्चे के लिए जब माता पिता टोकते हैं तो हर बच्चे को बुरा लगता है। लेकिन बच्चे का धर्म है कि उसको थोड़ा संयम के साथ सोचे और उसकी कड़वाहट को अलग कर दे, लेकिन जो बात थी जिसे टोका गया उसको ठीक कर ले। सर, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि आपके सब्जेक्ट्स क्या थे, मतलब आपने उस सब्जेक्ट का चयन क्यों किया, पढ़ाई में कितना समय देते थे, और कौन से अटेम्प्ट में जो है आप आईपीएस बने? ये मेरा सबक बड़ा महत्वपूर्ण है, खासकर नए बच्चे जो परीक्षा दे रहे हैं, उसमें 2 सब्जेक्ट लेने होते थे, अब एक होता है। तो मैंने फिजिक्स और ज्योग्राफी लिया। अच्छा। मैंने बीएससी किया था फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से, लेकिन फिजिक्स मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट नहीं था। मैंने रियलाइज़ किया, स्ट्रॉन्ग मतलब मेरी रुचि उसमें कम थी। मुझे ज्योग्राफी बहुत अच्छा लगता था, और क्योंकि सिविल सर्विसेज की पढ़ाई में इतना ज़्यादा पढ़ना पड़ता है कि अगर आपकी रुचि नहीं है तो आप बीएससी की तरह की एक पेपर के लिए जबरदस्ती पढ़ लो, घोट लो, कर लो, ऐसा नहीं हो सकता। और मैंने धोखा खाया। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे ज्योग्राफी और जीएस वीएस सब में बहुत अच्छे हो जाता, लेकिन फिजिक्स में बहुत ख़राब किया मैंने। तो मैंने तुरंत सबक लिया, मैंने फिजिक्स को ड्रॉप किया और सोशियोलॉजी लिया। फिर ज्योग्राफी कैसे? हाँ, ऑप्शन चुनने का तरीका जो मैंने अपनाया, और भी बच्चे अपना सकते हैं, कि सबसे पहले जो क्वेश्चन पेपर पिछले साल के थे, प्री के खासकर उसमें होते थे, उनको किया। तो मैंने जब सोशियोलॉजी किया तो मैंने देखा करीब इसमें 30% तो मैं बिना तैयारी के ही कर ले रहा हूँ। क्या बात है। इसका मतलब मेरा ठीक है, मानसिक रुझान, बेंट ऑफ माइंड मेरा इसकी प्रति है। तो फिर मैंने फिजिक्स को धन्यवाद बोला और सोशियोलॉजी में जुट गया फिर, और सेकंड अटेम्प्ट में हो गया। ग्रेट ग्रेट। तो कैसे रिजल्ट्स किसने आपको बताया कि असीम आपका चयन हो गया है? और उस समय तो एक अल्टीमेट समय होता है जब ये जानकारी मिलती है कि नहीं मेरा चयन। सबसे पहला फोन किसने किया था, या किसने सबसे पहली जानकारी? उसमें बड़ी अजीब स्थिति होती थी। यूपीएससी हमेशा फ्राइडे की शाम को 5 बजे 6 बजे रिजल्ट नोटिस बोर्ड पे लगाता था। अच्छा। और अगले दिन सुबह अखबारों में टेलीप्रिंटर वगैरह शायद आता था, पीआईबी में आता था। हाँ, पीआईबी तो 2 तरीके होते थे, एक तो यूपीएससी में लाइन लगाओ अगर आपकी क्षमता है दिल्ली में, या फिर अगले दिन सुबह लखनऊ में पीआईबी सप्रू मार्ग के पास होता था, वहाँ लाइन लगाओ। तो शाम को खबर में आ गया कि हो गया। तो हमारे भैया, मतलब मामा के बेटे, वो गाजियाबाद में थे, तो उनसे कहा गया जाओ पता करो। तो बेचारे हो गए, रात 10 बजे पहुंचे। तो वहाँ भीड़ लगी हुई थी, तो वो घुस घुसा करके भीड़ में से टॉर्च की रोशनी से उन्होंने देख करके बताया कि हो गया, ये रैंक आई है। फिर हमने थोड़ा अंदाजा लगाया, तो लगा कि आईपीएस मिल जाएगा। तो सब लोग बहुत खुश हुए। फिर अगले दिन पीआईबी सप्रू मार्ग पे लाइन लगाई, तो फिर और संतुष्ट हुए। लेकिन ये खुशी डबल हुई क्योंकि बहन का भी साथ ही हुआ था। जी। उनका 3rd अटेम्प्ट था शायद। हाँ, उनका 3रा अटेम्प्ट था। और उनकी रैंक बहुत अच्छी थी। तो वो आईएएस में उनकी फर्स्ट चॉइस भी खैर आईएएस। जी। अब फैमिली के बारे में बताइए, क्योंकि वो अभी बची हुई वो पार्ट हमने छोड़ा हुआ था। जी। हाँ, तो इसमें ये शामिल कर लेते हैं कि जब आप इंटरव्यू में गए, तो इंटरव्यू में किस तरीके से सवाल होते हैं, क्योंकि आप के साथ आपके पिताजी का भी नाम जुड़ा हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि जो बोर्ड बैठता है उसमें बहुत सारे लोग जानते थे आपके पिताजी को बहुत अच्छे से, तो उसका फ़ायदा मिला, नुकसान मिला? ये शंका मेरे मन में भी थी, लेकिन जब मैं इंटरव्यू में गया तो मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने बिल्कुल भी पिताजी के बारे में नहीं पूछा।
और हो सकता है वो उनको ना जानते हों, जैसे मैं अज़्यूम हाँ, नहीं करता होता हूं। भी है, ये भी हो सकता है। और अगर जानते थे और उन्होंने नहीं पूछा तो उन्होंने बहुत अच्छा किया, क्योंकि शायद ये गलत होता है पूछना। लेकिन मेरा इंटरव्यू बहुत ही अच्छा गया। और पुनः जो कैंडिडेट्स मैं उनको संबोधित करना चाहूँगा कि अपने मन की बात इंटरव्यू के फॉर्म में लिखिए। मैं कुर्सी पे बैठ भी नहीं पाया था कि बोर्ड के चेयरमैन ने कहा कि मिस्टर असीम अरुण, आप पहले कैंडिडेट हैं हमारे सामने जो आए हैं जिसकी IPS फर्स्ट चॉइस है। क्या बात है? क्यों? मतलब शॉर्ट पिच गेंद बिल्कुल पहली आई। ऑब्वियसली इसके लिए तैयारी मैंने कर रखी थी। तो मेरा इंटरव्यू 30 मिनट चला, जिसमें से 25 मिनट केवल पुलिस सुधार, पुलिस के माध्यम से सामाजिक न्याय, इसी पे बातचीत होती रही। और इसकी आप तैयारी करके गए थे? जाहिर बात है, एक तो रुचि थी और ऊपर से तैयारी भी अच्छे से कर रखी थी। पॉइंट्स जैसे वो सवाल पूछते थे तो मन में याद रहता था कि इसके 4 पॉइंट 4 बताने, ऐसे करके। तो अगर इस तरीके से तैयारी मिल जाए तो बहुत अच्छा होता है। तो अगर कोई कैंडिडेट इसको देख रहे हैं तो जब इंटरव्यू के लिए यानी मेंस का फॉर्म भरें तो बहुत ध्यान से भरें, अपनी रुचि की चीज़ें भरें उसमें। और अनुभव मेरा ये है दूसरे लोगों से पूछ के भी कि UPSC का बोर्ड पहले आपकी रुचि के बारे में पूछता है, जब वो समाप्त हो जाता है तो फिर वो सब्जेक्ट के बारे में पूछता है। तो अगर आपने रुचि में कुछ अच्छा दे रखा है तो आपका इंटरव्यू पूरा उसी में बढ़ता जाएगा, उसी पे हो जाएगा। और अगर आपने दिया 5 मिनट में बात खत्म हो गई तो फिर वो पूछेंगे बताओ भाई ज्योग्राफी में क्या है, सोशियोलॉजी में क्या है ना। अब वो इतना वास्ट होता है कि वो उसमें कोई फंस ही जाता है फिर। ये सही कहा आपने। सर मुझे फैमिली के बारे में बताइए कि परिवार में जैसे आपके भाई बहन वो लोग क्या करते हैं? हम लोग 2 भाई बहन हैं। मेरी बड़ी बहन है, 1 साल बड़ी है मुझसे और वो मध्य प्रदेश कैडर में है। रश्मि अरुण शमी उनका नाम है। मुझसे बहुत ज़्यादा होशियार हैं वो। और उनका मन था IAS में होने का, तो ईश्वर की कृपा हुई, उनको आशीर्वाद मिला IAS बनने का। मुझे आशीर्वाद मिला IPS बनने का। और ज्योत्सना मेरे साथ है, मेरी वाइफ, और हमारे 2 बेटे हैं। बड़े बेटे ने अभी होटल मैनेजमेंट का कोर्स पूरा किया है पूसा से, उसका बहुत अच्छा जॉब लग गया है। छोटे ने अभी 12th पूरा किया है, उसने भी अच्छे नंबर लाए हैं। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी का कट ऑफ निकले तो पता चले वो कहाँ जाएगा। मुझे सर ये बताइए कि मैडम से मुलाकात आपकी कैसे हुई? शादी अरेंज मैरिज हुई या आप लोग कहीं साइकिल के रास्ते पे मिले थे? क्योंकि वो आप साइकिल लेके कहीं ना कहीं घूमते रहते थे अक्सर, और उसकी डांट भी खाते रहते थे आप। नहीं हम लोग की अरेंज मैरिज है जो हमने खुद ही अरेंज की। कैसे अरेंज हुई? हम ज्योत्सना सेंट स्टीफेंस कॉलेज में एक साथ थे। अच्छा। मैं साइंस BSc में था, ज्योत्सना BA हिस्ट्री में थी। सो हम लोग वहाँ पे एक थिएटर की सोसाइटी है, शेक्सपियर सोसाइटी के नाम से, तो उसमें साथ काम करते थे। मैं ज़्यादा बैकस्टेज काम करता था, ज्योत्सना मेन लीड प्ले करती थी। तो वहाँ से मेल मिलाप दोस्ती शुरू हुई। लेकिन शादी कर रहे हैं या ऐसा कोई विचार बहुत बाद में आया। किसने प्रपोज किया? वो सेटल होने के बाद ही आया। अच्छा। हाँ। इसमें भी मतलब वो एज अ स्टूडेंट अगर इतना कमिटमेंट हो जाए तो फिर ठीक नहीं ना। हाँ, ये बात सही। पहले स्टूडेंट को अपना स्टूडेंट वाला काम पूरा कर लेना चाहिए, दोनों स्टूडेंट्स को। तो ज्योत्सना ने ज्योत्सना ने अपनी वकालत की पढ़ाई पूरी की, वकालत शुरू की और रेडियो जॉकिंग की। अच्छा। और टेलीविजन का भी काम थोड़ा किया उस समय। अच्छा। तो 3 काम ज्योत्सना लगातार कर रही थी, बहुत बिजी थी। और मेरी पोस्टिंग मेरठ में हुई, ज्योत्सना दिल्ली में थी। तो फिर पुनः मुलाकात का सौभाग्य हुआ। फिर हमने अरेंज कर लिया। तो किस आपने अपनी तरफ से ऑफर दिया ज्योत्सना जी को? जी नहीं अनुरोध किया है। नहीं वही वो तो उस समय तो अनुरोध की शक्ल रहती है। जी। और उस जमाने में अनुरोध किया था फोन के ऊपर, और नए मोबाइल चले थे। वो भारी भरकम वो फोन हुआ करते थे। उसमें नए मोबाइल रेट्स भी बहुत जबरदस्त हुआ करते थे। तो इनको वो कोर्टशिप पीरियड काफी महंगा पड़ा था। पूरी तनख्वाह निकल जाती थी फोन पे। अब तो खैर सरकार ने वो ऑल इंडिया फ्री कर दिया। तो अच्छा सर ये बताइए कि शादी हो गई, अभी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी मान लेते हैं? ये कभी आपको मौका देते हैं कि नहीं आज मैं खाना वाना बनाता हूँ, आपके मन की सारी बातें हो जाती हैं? नहीं, ज़्यादा कुछ ऐसा कहते हैं ना कि ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। हम लोगों में लगता है कि ज़्यादा गुण मिलने वाले हैं। अच्छा। तो लड़ाई झगड़ा भी नहीं होता है। अच्छा। कोई ऐसी टेंशन या कोई स्ट्रेस वाली वो घर में कभी होता नहीं है।
हाँ, कुछ एक मौके आते हैं जब बड़ी डिसीजंस लेनी होती हैं, जैसे बीच में एक डिसीजन बड़ी लेनी पड़ी थी। असीम को मन था कि बाहर जाएं और डिग्री लें एक और, क्योंकि मेरे मुकाबले थोड़ा कम पढ़े हैं तो उनको लगा कि मैं भी पोस्ट ग्रेजुएट हो जाऊँ। तो उस समय थोड़ा सा ये हुआ था, मुझे लगा नहीं यहाँ सब कुछ सेटल चल रहा है, बच्चों की पढ़ाई भी स्कूल सब चल रहा है, तो ये कौन सा समय है अभी पोस्ट ग्रेजुएशन करने का। सही बात है। बट फिर हम लोगों ने प्रोज एंड कॉन्स सब जो है वे किए, तो फिर लगा कि नहीं बेहतर होगा कि एक साल का एक्सपीरियंस लेके आया जाए बाहर। सर, एक्सपीरियंस लेना और डिग्री लेना दोनों अलग अलग चीज है। तो डिग्री क्यों लेने का मन किया आपका? क्या पढ़ने का मन कर रहा था? जिस कोर्स की जो हम बात कर रहे हैं, तो हम लोग गए कनाडा, वैंकूवर, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया में पब्लिक पॉलिसी पढ़ने के लिए। क्यों मन किया? क्योंकि मुझे लगता है कि अपने काम को अच्छा करने के लिए दूसरों से सीखना बहुत ज़रूरी है। हम कूप मंडूक बन के रहें और सोचें हम बड़ा अच्छा कर रहे हैं, ये नहीं, सफल नहीं है। जैसे मैंने अभी प्राइवेट सिक्योरिटी के लिंक प्रोजेक्ट की बात की, तो ये चीज़ मुझको विदेश जाके मालूम हुआ कि पुलिस और प्राइवेट सिक्योरिटी टीम का जो गठन किया था, जी वो भी अपने आप में बड़ा यूनिक आइडिया था। तो जब हम बाहर निकलते हैं, चाहे 2 दिन को जाएं, चाहे हम 1 साल को जाएं, और अब तो बाहर निकलना भी उतनी जरूरत नहीं है, इंटरनेट, यूट्यूब, सब कुछ आपको दिखता है, सब कुछ उपलब्ध। तो जितना हम अपने क्षितिज को चौड़ा करेंगे, होराइजन को बढ़ाएंगे, उतना हम सीखेंगे। तो मूल बात तो ये है, क्योंकि मुझे एक MA पब्लिक पॉलिसी करने से कुछ ज़्यादा अच्छी पोस्टिंग मिल जाएगी या तनख्वाह बढ़ जाएगी, ऐसा तो नहीं होता सरकार में। लेकिन जो काम हम कर रहे हैं उसको और अच्छा कर सकें, ये ज़रूर होता है। जैसे कि कुछ बड़ा अच्छा इत्तेफाक रहा, मैंने पब्लिक पॉलिसी में टेररिज्म के बारे में काफ़ी पढ़ा और कोर्स किए। वापस आया तो मैं इत्तेफाक रहा 6 महीने ये डायल 100 में था, फिर मैं ATS में चला गया। तो जो मैंने वहाँ कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे वो मुझे लागू करने का मौका मिला। तो मूल रूप से सीखना बहुत ज़रूरी है, और हमें लगता है परिवार के दृष्टिकोण से हम लोग 1 साल के लिए कनाडा गए, तो हम सब ने कोर्स के अलावा बहुत कुछ बड़ी सीखा। थी, और सिर्फ इनके लिए नहीं, इनकी तो सिर्फ डिग्री थी, वो एक्सपीरियंस हमारा परिवार का बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि मैंने भी वहाँ काम किया। तो जब वहाँ पे आप काम करते हैं, वहाँ के लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, तब मालूम चलता है कि सोसाइटी कैसी है। सोसाइटी भी है, और आप अपने आप को कहाँ रख पाते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, तब वो अच्छा, बच्चों ने बहुत कुछ सीखा। बच्चों ने जैसे स्कूल में ही वहाँ की ट्रेडिशंस अलग हैं, बच्चों ने वहाँ पे बर्तन मांजने से लेके खाना बनाना सब सीखा। तो जो डिग्निटी ऑफ लेबर है वो हम सब ने, इक्वलिटी का भाव आया, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। ज़्यादा वहाँ की सोसाइटी में इंक्लूसिवनेस बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कि अगर एक पड़ोसी जो है वो जू है, तो एक सऊदी है, और हम हिंदुस्तानी हैं, ईरान, इराक, सारे एक साथ हैं, सब एक साथ हैं। बच्चों की क्लास में 25 स्टूडेंट्स थे हमारे बच्चे के, तो एक बार क्लास में टीचर ने कहा कि सब लोग अपनी अपनी भाषा में जो हेलो का इक्विवेलेंट है वो लिखिए। क्या बात है। तो वो 25 में से 19 भाषाएं थी दुनिया भर की, तो कोई मंगोलिया का है, कोई कहीं का है, और सबके लिए रिस्पेक्ट, और जो कि नेचुरली आता है, ये सीखा। और बहुत इसको हम बहुत अपने नहीं एडमायर करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी चीज़ है अगर बच्चे इस बात को समझते हैं कि नहीं, हमारे साथ काम करने वाला भी मेरे बराबर है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और ये बहुत बड़ा लेसन है, ख़ास तौर पे अपने देश के लिए मैं समझता हूँ, क्योंकि बहुत सारी चुनौतियों से हम लोग जूझ रहे हैं। अच्छा, जब आप लोग खाली समय में होते तो क्या करने का मन करता है आप लोगों का? मतलब जैसे होता है कोई गिटार लेके बैठ गया, कोई कुछ खाना बना रहा है। रोज कोशिश कर लेते हैं कि शाम को 1 घंटे सैर करें। तो कभी हमारा PSC का स्टेडियम है, वहाँ करते हैं, कभी रेजिडेंसी करते हैं, कभी रिवर फ्रंट चले जाते हैं। तो वो 1 घंटा पसीना भी बह जाता है और अच्छा समय निकलता है, गपशप हो जाती है। तो कोई गाना ना भी गाता है कुछ? हाँ, आप तो मैं नहीं गाता बिल्कुल, पर हाँ, आप तो स्टेज कुछ मैं बाथरूम सिंगर हूँ। नहीं, वो तो बॉस बता रहे थे कि नहीं, वो तो बॉस बता रहे थे कि मैं बाथरूम सिंगर हूँ। उन्होंने पहले ही ये क्लियर कर दिया था। नहीं, शादी में बड़ा प्रेशर रहता है कि नहीं भाई कुछ सुनाओ, सारे दोस्त इकट्ठा होते हैं तो कुछ हैं, तो कुछ पुरानी यादें अगर हो तो कुछ सुना दीजिए भाई। नहीं, मेरे ऊपर ऐसा प्रेशर नहीं होता, क्योंकि सब जानते हैं कि ये गाएगा तो महफिल उखड़ जाएगी। हाँ, ज्योत्सना महफिल बांध देती हैं। क्या बात है। नहीं मैम, कुछ बताइए, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने जो बताया कि नहीं कुछ सुनाइए, क्योंकि आप स्टेज के आगे थी
ये तो स्टेज के पीछे थे। जी जी। हाँ, तो इसलिए कुछ वहाँ भी एक्टिंग की, वहाँ पे गाया नहीं था। हाँ, तो कुछ आप कोई ऐसा आपको कुछ याद हो, यादगार बात, कोई यादगार चीज सुना दीजिए भाई, बहुत सारे लोग देखेंगे आपको। 2 लाइन सुना। हाँ, 2 लाइन सुनाइए। नयन डरे डरे जरा पीने दो कल की किस को खबर के निडर जरा पीने दो ये नयन डरे डरे। थैंक यू। वैसे मुझे लगता नहीं कि आप बाथरूम सिंगर हैं। आपने देखा कि असीम अरुण और उनकी वाइफ दोनों लोगों में असीम प्रतिभा है और मैं समझता हूं कि वाकई बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। 112 शानदार काम कर रहा है, बहुत सारे उसमें नए प्रयोग किए जा रहे हैं और हम उम्मीद करेंगे कि भविष्य में भी ऐसे नए प्रयोग किए जाएंगे। तो ये शो आप इस शनिवार को देखेंगे। अगले शनिवार को हम आपको फिर किसी नए मेहमान से रूबरू कराएंगे। तब तक आप लोग देखते रहिए इंडिया न्यूज। जब घर बैठे हैं तो बेकार के चैट ग्रुप्स तो बनेंगे ही। जब बेमतलब के चैट ग्रुप शो टाइम की बत्ती लगा दें, फैमिली के खतरनाक फूफा जी को ऐड करते हैं। शो टाइम पे बकवास हटाओ, स्प्राइट उठाओ। इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड टाटा स्काई के चैनल नंबर 550 पर उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश के औद्योगिक इकाइयां और करोड़ों कामगार आज आत्मनिर्भर होने की राह पर हैं। राज्य सरकार ने आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार कार्यक्रम लागू कर 1.25 करोड़ लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया है। श्रमिकों का स्किल मैपिंग कर अब तक